हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को नेशनल एकेडमी के चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे बिलियन के बारे में। यही इसका चौथा लेक्चर है। इससे पहले इस चैप्टर पर कुल मिलाकर 3 वीडियो और आ चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए सोल्यूशन पार्ट 1 बाय अजय सर या सोल्यूशन पार्ट 2 बाय अजय सर, या किसी भी जो भी पार्ट आपको देखना होगा उसको लेकर यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए, आपको मेरा वीडियो सबसे पहले शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछला क्लास में हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, जो पिछले क्लास में बिलियन की सांद्रता को लेकर ही डिस्कस हुआ था। पार्ट 3 के लेक्चर में जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें आपको पार्ट 3 के लेक्चर में ये जो है 5 सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोल प्रतिशत और पार्ट्स पर मिलियन, ये पांचों प्रतिशत के बारे में हम बता दिए हैं। पूरा क्लियर हो गया है। तो आज के क्लास में, अब इससे आगे को पढ़ना है हम लोग को, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोल अंश के बारे में, मोलरता के बारे में और मोललता के बारे में। इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। इस चैप्टर से ये जो टॉपिक है सांद्रता को लेकर, जिसमें मोल अंश पढ़ना है या जितने भी पढ़ने हैं, इससे बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, या फिर अगर एंट्रांस एग्जाम में जाइएगा तो इससे डायरेक्ट पहले बहुत क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन जितने भी एंट्रांस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सॉल्यूशन चैप्टर से, वो सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको बनाने के लिए हमको कंसंट्रेशन का जरूरत ना पड़े। तो मोल अंश, हमको मोलरता, मोललता या कोई ना कोई परसेंटेज वाला इसमें सांद्रता को लेकर पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक ये आपका सवाल नहीं बनेगा। तो चलिए इस वाले को, मोल अंश को आज शुरू करते हैं। अभी देखते हैं। तो मोल अंश में हमारे पास में अगर परिभाषा लिखेंगे तो होगा कि एक घटक जो होगा किसी भी मोल अंश का, जिस घटक का मोल अंश निकालना होगा, उसके मोल की संख्या तथा सभी घटक मतलब जिससे मिलकर बिलियन बना है, तो घटक के मोल की संख्या का अनुपात क्या होता है? मोल अंश। यानी कि मोल अंश होता क्या है? मोल अंश को किससे दर्शाते हैं? यक्स से। इसको इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो अगर हमको मोल अंश, मान लीजिए घटक ए है, तो घटक ए का अगर हमको मोल अंश निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? घटक के मोल की संख्या, तो यानी कि मोल की संख्या किसका लिखेंगे? ए का, तथा में कुल मोल की संख्या का अनुपात, अनुपात का मतलब बटा होता है। तो कुल मोल की संख्या यानी कि ए का मोल प्लस में बी का मोल, अगर ये सी से मिलकर बना है तो सी का मोल, ऐसे ही करके सभी का मोल। ठीक है। तो जब भी हमको किसी का भी मोल अंश निकालना होता है तो जिसका मोल अंश पूछा गया है उसका मोल बटे में कुल मोल अंश निकल गया। ठीक है। तो जब भी मोल निकालना होता है तो ऐसे निकलते हैं। बहुत ही इजी होता है निकालना। जैसे प्रतिशत होता था, प्रतिशत के लिए 100 का गुणा करते थे, तो अंश का अर्थ ही होता है कि अंश का मतलब कितना होता है? एक हिस्सा में, अगर एक भाग के बारे में बात कर रहे होंगे, एक से हिस्सा लगाएंगे तो अब जाके अंश का नाम लिया जाता है। ठीक है। तो अगर हमको इसी तरह से मान लीजिए, जैसे यहाँ पर ए का मोल अंश था तो ऊपर में ए का मोल, नीचे में कुल मोल। अगर हमारे पास में यहीं पर बी का मोल पूछ दिया, ठीक है, अगर बी का मोल पूछेगा तो क्या करेंगे? मोल अंश अगर बी का पूछेगा तो हम ऊपर में किसका मोल लिखेंगे? बी का, और नीचे में कुल मोल। कुल मोल है यानी कि एन का भी मोल और किसका मोल? बी का। अगर हमारे पास में सी रहेगा तो सी का भी मोल, जो रहेगा सबका मोल। ठीक है, जोड़ देंगे। तो ऐसे ही मोल अंश निकाला जाता है। मोल अंश निकालने का सिंपल मतलब जिसका दिया गया है उसका मोल बटे में कुल मोल। तो मोल अंश का फॉर्मूला हो गया, यही फॉर्मूला होता है मोल अंश के लिए। अब हमारे पास में मोल अंश को लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोल अंश क्योंकि एक के लिए है, यानी कि कुल मिलाकर जो होगा एक हिस्सा में ही बांट रहे हैं, तो बिलियन जो होगा, यानी बिलियन का मतलब कुल मिश्रण, तो वो जो हिस्सा होगा तो कुल बिलियन में मोल की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो अगर बिलियन 2 से मिलकर बना होगा, 2 पदार्थों से मिलकर बना होगा कोई भी बिलियन, यानी ए और बी से, तो हमारे पास में अगर ए और बी से मिलाकर बना होगा तो यानी कि मोल अंश ए का और मोल अंश बी का दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर 1 होना है, यानी कि यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो यानी कि मोल अंश का मान अधिकतम जितना भी मोल अंश होगा, अगर 1 बिलियन का मोल अंश दिया गया है तो चाहे जितना भी होगा सबको मिला देंगे तो कितना होगा? 1 होगा। तो अगर हमको मान लीजिए ए का मोल अंश निकालना हो और बी का दिया गया होगा, तो 1 में से अगर बी के मोल अंश को घटा देंगे तो 1 का मोल अंश क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि मोल अंश का जो मान होता है वो कितना से कितना के बीच में होता है?
तो मोल अंश का मान 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, यानी मोल अंश का मान 1 से अधिक भी नहीं होगा और मोल अंश का मान 0 से कम भी नहीं होगा, यानी कि माइनस में भी नहीं होगा और 1 से अधिक भी नहीं होगा। ठीक है, यही हमारे पास में ओवरऑल मोल अंश है। मोल अंश होता क्या है कि 1 मोल अगर पूरा बिलियन है तो उसके अंदर में जो विलेय है या विलायक है वो उसकी मात्रा कितनी है, उसी को उसका क्या कहा जाएगा, मोल अंश। ठीक है, चलिए इस पे सवाल देखते हैं, सवाल ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो भी पहले ही बता चुके हैं, इसमें पहले इंट्रांस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन इंट्रांस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन इंट्रांस एग्जाम में पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, उसमें कहीं ना कहीं इसका यूज होगा। अभी आपको सवाल जब आगे टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ या जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, वो सब जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्वेश्चंस करवाएंगे इंट्रांस एग्जाम के, तो उसमें आपको ये सब का यूज होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, एमपी पैरामेडिकल है, यानी मध्य प्रदेश में जो पैरामेडिकल का टेस्ट पहले होता था उसमें क्वेश्चन आया था, AFMC में आया था, CMC भिल्लोर में आया था। तो ऐसे ऐसे इंट्रांस एग्जाम में 2000 से पहले के दशक में क्वेश्चन आए थे। तो इसमें हमको सवाल में पूछा क्या गया है, देखते हैं। सवाल में दिया गया है कि NaCl है, ग्राम में दिया गया है, यानी NaCl का द्रव्यमान दिया गया है, ये ग्राम में दिया गया है, यानी द्रव्यमान दिया गया है किसका, जल का, यानी कि हमारे पास में जल का द्रव्यमान दिया गया है और किसका द्रव्यमान दिया गया है, NaCl का, दोनों का द्रव्यमान दिया गया है। तो घोला क्या है, तो NaCl का मोल प्रभाज्य ज्ञात करें। मोल प्रभाज्य यानी मोल अंश के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, मोल प्रभाज्य मोल अंश को ही कहते हैं। तो मोल प्रभाज्य ज्ञात करना है NaCl का। तो अगर हमको A का मोल अंश ज्ञात करना होता है तो ऊपर में हमको किसका मोल लिखना पड़ता है, A का, जिसका ज्ञात करना है उसका मोल, बटे में कुल मोल, यानी कि यहाँ पर दो ये जो पदार्थ है, एक NaCl है और एक क्या है, जल, यानी दोनों पदार्थ को, यानी N मोल A का भी और मोल किसका, B का भी। तो हमारे पास में ये तो मोल अंश का फॉर्मूला हो गया, यानी कि हमको अगर मोल अंश ज्ञात करना है NaCl का, तो हमको NaCl का मोल चाहिए और साथ में जल का, दोनों का मोल ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, पहले मोल ज्ञात करते हैं NaCl का। अगर हमको NaCl का मोल ज्ञात करना होगा तो देखिए सिंपल सा बात है कि मोल निकालने का फॉर्मूला पहले सिखाए हैं। मोल का क्या होता है, मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे में अणु भार, यानी मास बटे में मोलर मास, मास बाई मोलर मास। तो मास कितना हुआ, द्रव्यमान इसका दिया गया है 5.85 बटे में इसका मोलर मास, NaCl का मोलर मास कितना होता है 58.5। ये कटेगा तो होगा कितना, ये कटेगा तो होगा 0.1, इसका मोल हो गया। अब हमको जल का मोल निकालना है, यानी मोल ऑफ H2O। अगर जल का मोल निकालना होगा तो मोल का फार्मूला मास बटे में मोलर मास, मास दिया गया है हमारे पास में 90, मोलर मास होता है जल का 18। मोलर मास निकालना आता होगा आपको, ये हम मान लिए हैं 5। ठीक है, अब हम अगर मोल अंश निकालना होगा तो ऊपर में NaCl का निकालना है, तो NaCl का मोल रखेंगे। NaCl कितना मोल आया है 0.1, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.1 बटे में टोटल मोल। टोटल मोल कितना होगा, टोटल मोल हमारे पास में 0.1 अब प्लस में 5, यही होगा। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.1 बटे में 5.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास में हो गया 1/51। इसको जब काटेंगे तो आपका आएगा आंसर 0.096। हो गया, सवाल समझ में आ गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल सिंपल है। तो ऐसे सवाल बनाते हैं। मोल अंश का जब भी सवाल देगा तो मोल अंश निकालने का मतलब जिसका मोल अंश पूछा गया है उसका मोल बटे में कुल मोल। अगर मोल अंश के लिए मोल नहीं दिया गया है तो पहले मोल निकालेंगे और फिर रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो इसको नोट करिए। चलिए अब आगे देखते हैं इसको नोट करने के बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि यहाँ पर एक सवाल है कि बिलियन के एक घटक का मोल अंश के सापेक्ष में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है, गलत हमको बताना है। ये 1999 में क्वेश्चन आया था नीट में, पैरामेडिकल का जो एग्जाम होता है नीट, अब इसका नाम हो गया है AIPMT है, नीट इसका नाम है। तो इस एग्जाम में आया है क्वेश्चन, तो इसको लेकर अगर दिया गया है कथन असत्य को लेकर, यानी कि हमको देखना है गलत। तो मोल अंश का पहला दिया गया है ऑप्शन कि 0 से 1 के बीच में होता है, सही है ये। ऑप्शन दूसरा दिया गया है 1 से कम होता है, ये भी सही है।
यक्स का मान सदैव अऋणात्मक, अ का मतलब नहीं ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक नहीं होता है, ये भी सही। 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है, इसीलिए यह ऋणात्मक नहीं होगा। यानी ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन हमको चुनना क्या है, गलत। तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि -2 से 2 के बीच में यक्स का मान होता है। क्लियर है? अब चलिए आगे देखते हैं, ये मोल अंश हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन है हमारे पास में। इस क्वेश्चन को आप चाहिएगा तो अपने तरफ से भी बना सकते हैं, हम बना दे रहे हैं वैसे। एथेनॉल भारानुसार 85% है, तो निहित रखने वाले स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल का मोल अंश ज्ञात करना है। हमको एथेनॉल का मोल अंश ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए अगर 85% भारानुसार है, भारानुसार यानी भार के आधार पर अगर बात करेंगे तो उसमें 85% एथेनॉल है। तो जब भी हमको 85% एथेनॉल यानी C2H5OH, ये हमारे पास में एथेनॉल हो गया। और ये एथेनॉल कितना ग्राम है, 85% भारानुसार यानी कि 85 ग्राम हो गया। तो अभी हमारे पास में प्रतिशत तो 100 को लेकर होता है, अगर 100 को लेकर होगा तो 85 हो गया एथेनॉल, तो बचा अभी कितना, 15 बच गया। तो यानी कि बचा हुआ हिस्सा जब नहीं देता है तो वो कौन होता है, H2O, और वो कितना ग्राम हो गया, 15 ग्राम। हमको मोल अंश पूछा गया है, किसका पूछा गया है मोल अंश, एथेनॉल का। तो जिसका मोल अंश पूछा जाता है उसका मोल बटे में टोटल मोल, यही होता है मोल अंश का फॉर्मूला। यानी कि मोल अंश हमको निकालना है C2H5OH, इसका मोल अंश निकालना है तो ऊपर में इसका मोल लिखेंगे, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं इसका मोल अंश 85 बटे में। अगर हमको एथेनॉल का मोलर मास निकालना होगा तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये OH का 17, 16 और 1 17, और यहाँ पर कार्बन का होता है 24 और 24, यानी कि 24 हो गया और 5 46, यानी कि एथेनॉल का मोलर मास होता है 46 बटे में टोटल मोल। टोटल मोल यानी कि एथेनॉल का भी तो रहेगा बटे में 46, आप प्लस में एथेनॉल है और साथ में कौन है, जल, यानी जल का मोल लेंगे तो इसका मोल निकालेंगे तो इसका द्रव्यमान बटे में इसका अणु हो गया। ये हमारे पास में क्या हो गया, समझ में आया? देखिए हम क्या किए, हमको मोल अंश निकालना था, जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल बटे में टोटल मोल। तो अगर हमको एथेनॉल का मोल अंश निकालना है तो एथेनॉल का द्रव्यमान दिया है, अणु भार ताकत, ये मोल हो गया। उसी तरह टोटल मोल यानी कि एथेनॉल का मोल और जल का मोल, एथेनॉल का हो गया, ये जल हमारे पास में 15 है बटे में इसका मोलर मास 18, तो 15 बटा में 18, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही मोल अंश का सवाल बनाया जाता है, अब इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग को पढ़ना है मोलरता के बारे में। मोल अंश हो गया, मोल अंश होता क्या है, द्रव्य मोल अब बटे में कुल मोल, जिसका दिया गया उसका मोल बटे में कुल मोल। अगर बात करेंगे मोलरता को लेकर तो मोलरता होता क्या है, मोलरता के लिए मोलरता होता है बिलियन के 1 लीटर में, यानी बिलियन का लीटर में दे रहा है तो आयतन होगा कि 1 लीटर बिलियन में मोल की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं, यानी कि मोलरता कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा, मोल की संख्या, बिले के मोल की संख्या यानी कि एन हो जाएगा, और ये एन किसका है, बिले का, यानी कि सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट बटे में क्या लिखेंगे, 1 लीटर, यानी प्रति लीटर के बारे में बात कर रहा है इसीलिए बटे में लिखेंगे। आयतन हो जाएगा, और ये आयतन किसका होगा, बिलियन का है, बिलियन यानी कि सॉल्यूशन का, वो भी मात्रक इसका क्या रहेगा, लीटर, ये हमेशा लीटर में रहेगा। ठीक है, तो जब भी हमको मोलरता पूछेगा तो क्या करेंगे, बिले का मोल बटे में बिलियन का आयतन। ठीक है, ये हो गया। इसका मात्रक की बात करेंगे कि मोलरता का मात्रक क्या होता है, तो देखिए अगर इसका मात्रक निकालना है तो इसका फॉर्मूला है मोल बटे में आयतन। तो मोल का मात्रक होता है, इसके मात्रक की अगर बात करेंगे मोलरता की, तो मोलरता की मात्रक की अगर बात करेंगे तो मोल हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा, लीटर। इसका आयतन का मात्रक क्या है, लीटर, यानी इसका मात्रक हो जाएगा मोल पर लीटर। या फिर इसके अलावा इसका एक और मात्रक होता है जो होता है मोलर। ठीक है, इसका मात्रक होता है मोलर, इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं,
मात्रक को भी, तो मोलर, मोलरता का मात्रक मोलर होता है या फिर मोल पर क्या हो जाता है, लीटर। यहाँ से ये मात्रक लिए है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करते हैं, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन इसी पे आता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई पीएमटी में, पैरामेडिकल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता था पहले 1991 में, तब का आया है कि मोलरता को व्यक्त करते हैं किसमें, ग्राम पर लीटर में, यानी उसका मात्रक क्या होता है, ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर, लीटर पर मोल, या फिर मोल प्रति 1000 ग्राम। क्या होता है, मोल पर लीटर। ये आंसर हो गया सही, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन आता था, अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। बोर्ड में आपको ऑब्जेक्टिव में अभी भी क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 लीटर बिलियन, यानी बिलियन का आयतन दे दिया गया कि बिलियन का आयतन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया है हमारे पास में 2 लीटर। इसके अलावा इतना ग्राम यानी द्रव्यमान दिया गया है किसका, H2SO4 का। द्रव्यमान है H2SO4 का कितना, 9.8 ग्राम उपस्थित है। तो बिलियन की मोलरता क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मोलरता के लिए चाहिए मोल बटे में आयतन। आयतन तो दिया गया है लेकिन ये द्रव्यमान है, मोल नहीं है, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, मोल। तो मोल निकालते हैं H2SO4 का। H2SO4 का अगर मोल निकालेंगे तो 9.8 बटे में H2SO4 का मोलर मास, ये तो मास हो गया, मोल के लिए मास बटे में मोलर मास, तो ये मास ले लिए और मोलर मास होता है 98, कटेगा ये 1 बाई कितना हो गया, 10 हो गया। अब हमारे पास में मोलरता निकालना था तो हम इधर इस साइड में निकाल देते हैं मोलरता। तो मोलरता बराबर हो जाएगा, क्या होता है, मोल बटे में आयतन, यही होता है। मोल हमारे पास में कितना दिया गया है, 1/10, 1/10 बटे में इसका आयतन लीटर में कितना है, 2, तो ले लिए कितना, 2, तो हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। यानी कि इसको हम करेंगे तो कितना होगा, 0.05 मोलर। ये हो गया हमारे पास में, समझ में आया, ये हमारे पास में आंसर है। जब भी हमको मोलरता के लिए पूछा था तो मोलरता के लिए क्या होगा, मोल बटे में आयतन। पहले सवाल में हम ढूंढेंगे क्या दिया गया है, क्या हमको करना है, हो गया। इसी तरह से एक और सवाल करते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया गया है कि 0.06 मोल NaCl को 100 ml बिलियन में घोला गया है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। मोलरता ज्ञात करना है, देखिए मोलरता ज्ञात करना है, तो मोलरता ज्ञात करना है हमको, यानी कैपिटल या मोलरता ज्ञात करना है। मोलरता के लिए चाहिए विलेय का मोल बटे में बिलियन का आयतन, और ये आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर मोल दिया गया है NaCl का कितना, 0.006 ले लेंगे, 0.006 बटे में आयतन, आयतन दिया गया है बिलियन का कितना है, 100 ml है। हमको ml में नहीं चाहिए, आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। इसको ml को हमको किस में बदलना पड़ेगा, लीटर में, और ml को लीटर में बदलने के लिए ये हो गया हमारे पास में, एक तरह से भागा 1 2 1 2 कैंसिल आउट हो गया, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। यानी कि हमारे पास में हो गया 0.06 इंटू में 10, 0.06 इंटू में 10, यानी कि 0.06 मोलर। ये हमारे पास में ये आंसर हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया। हमको मोलरता पूछा गया था, मोलरता होता है मोल बटे में विलियम का आयतन। आयतन वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में। सीधे सीधे मोल दिया था, हम मोल यूज कर लिए, लेकिन आयतन हमको ml में दिया था, लेकिन किस में लेना है, लीटर में। तो पहले इसको ml को किस में बदले हैं, लीटर में, सॉल्व कर दिए हैं, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 250 ml 0.25 मोलर बिलियन में उपस्थित Na2CO3 की मात्रा ज्ञात करें। मात्रा यहाँ पर चारों ऑप्शन में द्रव्यमान में दिया गया है, यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। और जब भी हमको द्रव्यमान ज्ञात करना होगा तो उससे पहले हमारे पास सवाल में मोलरता दिया गया है। तो मोलरता दिया गया है तो फार्मूला किसका लगाएंगे, मोलरता का।
तो मोलरता बराबर मोल और बटे में आयतन, वो भी आयतन किस में रहेगा, लीटर में। ठीक है, तो मोल निकाल सकते हैं यहाँ से। मोलरता का मान कितना दिया गया है 0.25 बराबर मोल बटे में आयतन दिया गया है 0.25 ml, सॉरी यानी कि हमको 250 ml दिया गया है। 250 ml यानी कि 250 ml है, तो लीटर में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे 1000 हो जाएगा। अब यानी कि हमको ये करना है, तो ये इसको कैंसिल आउट करेगा 4 बार में। ठीक है, यानी कि हमारे पास में मोल बराबर कितना हो जाएगा, तो मोल बराबर हो जाएगा 0.25 बाई कितना हो गया 4। हमको द्रव्यमान पूछा गया है, मोल तो पूछा नहीं गया है। तो मोल के लिए फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे में अणु भार। तो यानी कि हम यहाँ पर ले लेंगे द्रव्यमान बराबर, क्योंकि देखिए मोल बराबर होता है द्रव्यमान और बटे में अणु भार। तो द्रव्यमान बराबर ये इधर भागा में, तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में। यानी कि 0.25/4 इंटू में हम क्या लिख देंगे अणु भार। अणु भार किसका लेना पड़ेगा, Na2CO3 का। अगर Na2CO3 का लेना होगा तो इसका हम निकालते हैं, तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 60 और इसका हो जाएगा 46, 106। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास में दिया गया है द्रव्यमान को लेकर। अब हमारे पास में ये क्वेश्चन हो गया। देखिए 3 क्वेश्चन अभी हम करवाए हैं। 3 क्वेश्चन में एक सवाल में हमको मोल नहीं दिया गया था, द्रव्यमान दिया गया था, तो उससे हम मोल निकाले हैं और मोल निकाल कर तब क्या निकाले हैं, मोलरता। दूसरा क्वेश्चन मोलरता को लेकर अगर हम बात की है, तो उसमें हमको मोलरता के लिए तो मोल बटा में आयतन फार्मूला होता है, लेकिन वहाँ पर आयतन लीटर में न देकर ml में दिया गया था, तो उसको हम पहले लीटर में बदल के सॉल्व किए थे। तीसरा क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको मोलरता ही दे दिया जाए और मोल कुछ दे या फिर द्रव्यमान कुछ दे। तो जब ऐसे पूछेगा तो फार्मूला में रख कर, इधर ये भागा में था तो इधर गया तो किसमें हो गया, गुणा में, और करके सॉल्व कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारे पास में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना ग्राम NaCl, यानी NaCl का ये द्रव्यमान दे दिया गया है, वो जल में घोलकर उसका आयतन कितना किया गया है 0.5 लीटर। तब जाके विलयन की मोलरता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो विलयन की मोलरता के लिए अगर हमको बात करेंगे, तो विलयन की मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है विलयन की मोलरता का मोल और बटे में क्या होता है आयतन, वो भी आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में। तो हमारे पास में देखिए मोलरता ज्ञात करना है, यानी ये ज्ञात करना है। अगर हमको मोल की बात करेंगे तो मोल होता है द्रव्यमान बटे में अणु भार, यानी कि 5.85 बटे में 58.5, ये मोल हो गया। बटे में इसका आयतन दिया गया है 0.5, ये कटेगा आएगा 0.1, मोल निकल गया। यानी कि हमारे पास में आया 0.1 बटे में 0.5, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास में 1/5 यानी कि 0.2, ये हमारे पास में क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर हमको मोल, मोलरता होता है मोल बटे में आयतन। सवाल में हमको मोल न देकर क्या दिया गया है, द्रव्यमान। तो पहले हम क्या निकालेंगे, मोल। आप चाहिएगा तो साइड में भी मोल निकाल सकते हैं। मोल बराबर फॉर्मूला ही होता है द्रव्यमान बटे में अणु भार। द्रव्यमान दिया गया है 5.85 और बटे में इसका अणु भार दिया गया है 58.5। ये इसको कटाया है तो 0 पॉइंट कितना है 1, तो यही हम लिए हैं 0.1 और नीचे में 0.5 दिया गया था, तो 0.5 सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे पास में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को इतना ml में मिलाकर मोलरता ज्ञात करना है। जैसे इससे पीछे वाला सवाल था, बिल्कुल उसी तरह से सवाल है। ये BHU में भी आया है, मतलब बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपको होमवर्क है। इसका होमवर्क के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी 140 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें वो क्वेश्चन को जरूर बना लीजिएगा।
अगर वो लिंक आपसे नहीं खुलेगा तो आप हमको व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको PDF व्हाट्सएप पर भेज देंगे, ठीक है। लेकिन होमवर्क पक्का से बन जाना चाहिए और होमवर्क बनाकर हमको जरूर दिखाइएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पर फोटो खींच कर भेज दीजिएगा, हम चेक करेंगे। और ये कल भर में तैयार होना चाहिए, कल हमको सेंड करिएगा बनाकर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह से है, जितना भी क्वेश्चन है सब बना लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं किसके बारे में, मोललता को लेकर। मोललता जो है, मोललता होता क्या है, तो मोललता प्रति केजी विलायक में विलेय की मात्रा को मोललता कहते हैं। यानी कि देखिए, मोललता को हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से। तो मोललता क्या होता है कि प्रति केजी, प्रति का मतलब होता है बटे में, प्रति केजी है। मोललता प्रति केजी कौन है, विलायक, यानी कि द्रव्यमान के बारे में बात कर रहा है। केजी में तो द्रव्यमान ही होता है, और ये किसका, विलायक का। विलायक होता कौन है, सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। वो भी किस में होना चाहिए, केजी में। विलेय के मोल की संख्या, यानी कि ऊपर में मोल रहेगा, वो भी किसका रहेगा, सॉल्यूट का। तो जब भी हम मोललता ज्ञात करेंगे तो मोललता के लिए ऊपर में हमको चाहिए मोल किसका, सॉल्वेंट का, और नीचे में चाहिए केजी में द्रव्यमान। हम इसमें जब हम पढ़ते थे, अपने टाइम में जब पढ़ाई करते थे, तो उस टाइम पर हमको बहुत कंफ्यूजन होता था मोललता को लेकर और मोललता को लेकर, ठीक है। तो मोललता और मोललता में कंफ्यूजन कहाँ पर होता था, क्योंकि देखिए दोनों में ही, मोललता और मोललता दोनों में ही ऊपर में मोल है, और लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट का द्रव्यमान हो गया है और वहाँ पर विलयन का आयतन, सॉल्यूशन का आयतन है वो भी लीटर में, ठीक है। तो हम बहुत उसके लेकर बहुत याद किए थे। आप अपने तरीका से जैसे भी आपको, जैसे मोललता और लीटर, हम उसको अलग ढंग से याद किए थे। आपको याद करने का तरीका है, आप अपने तरह से जैसे भी याद करना अच्छा रहे याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा, देखिए फार्मूला में मोल है, नीचे में द्रव्यमान है किसमें, केजी में। तो यानी कि मात्रक बनेगा तो वो क्या बनेगा, मोल पर क्या बन जाएगा, केजी, मोल पर केजी। इसका एक मात्रक हो गया। इसके अलावा इसका एक और मात्रक होता है, इसको कहते हैं मोलर। मोलर, मोलरता था तो मोलर था, र था उसमें, और मोलल रहेगा यानी कि मोललता रहेगा, तो उसका मात्रक हो जाएगा मोलर, ठीक है। अब इस पे सवाल कर लेते हैं। एक तो सवाल ज्यादा इस पर कुछ है नहीं, बिल्कुल उसी तरह से सवाल करता है। देखिए हमारे पास दिए गए कि 1 बिलियन की मोललता क्या होगी, मोललता ज्ञात करना है हमको, जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम जल में उपस्थित है। कितना ग्राम, एक हमारे पास में 18 ग्राम है और एक क्या है 250 ग्राम। तो जिसकी मात्रा कम है वो विलेय होगा, और जिसकी मात्रा अधिक है वो क्या हो जाएगा, विलायक। यानी ये हमारे पास में जो हिस्सा है ये किसका है, विलायक का हिस्सा है, ठीक है। तो हमको सवाल में मोललता पूछा गया है, मोललता स्मॉल m होता है, और मोललता बराबर फॉर्मूला होता है मोल। किसका मोल, तो मोल हमको चाहिए सॉल्वेंट का, विलायक का। अब बटे में मास चाहिए, यानी द्रव्यमान चाहिए, और ये द्रव्यमान किसका होना चाहिए, ये होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर ये सॉल्यूट का रहेगा, ये सॉल्वेंट का रहेगा। तो अभी हमको मोल निकाल लेते हैं। ग्लूकोज ही कम मात्रा में है तो ग्लूकोज का मोल, तो ग्लूकोज का मोल अगर निकाल रहे हैं, मोल C6H12O6, इसका मोल अगर निकाल रहे हैं तो इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे में अणु भार, ग्लूकोज का अणु भार होता है 180, तो 18 से कटेगा तो हो जाएगा 0.1 हो गया। यानी कि अगर हमको मोललता निकालना है तो ऊपर में ग्लूकोज का मोल लिखेंगे, ग्लूकोज का मोल हो गया 0.1 बटे में सॉल्वेंट का चाहिए मास। सॉल्वेंट हमारे पास में कितना है 250 ग्राम, लेकिन हमको ग्राम में नहीं चाहिए, केजी में चाहिए। इसीलिए क्या करेंगे 1000 से भागा कर देंगे। 1000 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में, यानी 0.1 इंटू में क्या हो गया 4, यानी कि 0.4। 0.4 कौन सा है, ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल बनते हैं इसके। बाकी सवाल में कुछ होता नहीं है, जैसे आप मोललता का सवाल बना सकते हैं उसी बनेगा। और ऐसे सवाल को बनाने के लिए पहले प्रैक्टिस का जरूरत पड़ता है। आपको असाइनमेंट का सवाल दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बना लीजिए पक्का से। जो भी डाउट होगा हमसे पूछिएगा, हम जरूर बताएंगे। पूरा का पूरा सवाल को जरूर देख लीजिए, ठीक है। जब आप बनाइएगा धीरे धीरे करके आने लगेगा आपको भी।
अब नेक्स्ट, अब हमारे पास में एक चीज होता है कि जितने भी हो गए, जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन, मूल अंश, मूलरता, मूललता, ये सब जितने भी हैं, इसमें से कौन तापमान पर निर्भर करेगा, यानी कौन तापमान पर के परिवर्तन के साथ कौन इसमें तापमान में बदल जाएगा या कौन तापमान के साथ नहीं परिवर्तन होता है, ये अगर देखना होगा तो ये इनके फार्मूला है। अब इस फार्मूला में जितने भी फार्मूला हैं, इन सभी फार्मूला में, जैसे कि यहाँ पर बिलियन का द्रव्यमान, इस सब फार्मूला में या तो द्रव्यमान शब्द आया है, या फिर आयतन शब्द आया है, या फिर मोल की संख्या, यही जितना भी फार्मूला है उसमें यही आया है। या तो आया है, क्या आया है, मास द्रव्यमान, या फिर कौन आया है, वॉल्यूम आया है, या फिर कौन आया है, मोल। यही तीन टर्म आए हैं जितने भी हैं। तो अगर हमको तापमान में परिवर्तन के बारे में बोलेगा, कि जिसपे पूछ देगा कि मोलरता तापमान पर निर्भर करता है कि नहीं, मोलरता तापमान पर निर्भर करता है कि नहीं, मोल अंश तापमान पर निर्भर करता है कि नहीं, अगर ऐसे सवाल रहेंगे तब जाके हम देखेंगे, क्योंकि फार्मूला में हमारे पास जितने भी आएंगे सांद्रता, उसमें यही आना है, द्रव्यमान, आयतन या फिर मोल। तो हम देख लेंगे कि इसमें से जो भी अगर तापमान के साथ बदल जाएगा, तो फार्मूला अगर तापमान के साथ फार्मूला का मान बदल रहा है तो उसका भी मान बदल जाएगा। देखिए, तापमान चाहे जितना भी बढ़ाए, अगर एक 10 kg का वस्तु है तो आप चाहे तापमान कितना भी बढ़ा दीजिए, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इसका तापमान पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन आयतन की अगर बात करेंगे, तो अगर जब हम जैसे जैसे किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह फैलता है, यानी आयतन उसका बढ़ता है। अगर आयतन यानी कि आयतन के साथ इसमें परिवर्तन होता है तापमान के साथ आयतन में। लेकिन मोल की अगर बात करेंगे, मोल तो संख्या है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 10 केला है, तो चाहे गर्मी हो ठंडा हो, तो 10 केला ही है तो वो 10 ही रहेगा, उसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इसमें भी तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। तो यानी कि तापमान में परिवर्तन केवल किसमें होता है, आयतन में, द्रव्यमान में और मोल की संख्या में तापमान का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। यानी वैसे सभी फॉर्मूला जिसमें आयतन शब्द आएगा वो सभी ताप को प्रभावित करेंगे, लेकिन जिसमें द्रव्यमान आएगा और मोल आएगा, केवल तापमान न हो, सॉरी आयतन न हो, यानी वो तापमान को प्रभावित नहीं करेगा। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, अगर द्रव्यमान प्रतिशत की बात करेंगे तो ऊपर भी द्रव्यमान, नीचे भी द्रव्यमान, इसमें कहीं भी आयतन नहीं है, यानी इसका ताप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, दोनों ही फार्मूला में आयतन आ गया है और आयतन आ गया है, तो तापमान के साथ इस पर प्रभाव पड़ेगा, इस दोनों में पड़ेगा। अगर मोल अंश की बात करेंगे तो मोल अंश के फार्मूला में केवल मोल है, यानी यहाँ पर भी तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस फार्मूला में आयतन आएगा तो तापमान का प्रभाव पड़ेगा, जिस फार्मूला में आयतन नहीं आएगा वहाँ पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो यही चीज। अब इस पे एक सवाल भी आया, एक बहुत पुराना क्वेश्चन था, तो हम ले लिए, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि सांद्रता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो वही तरीका ताप पर निर्भर नहीं करेगा जिसमें आयतन न हो। जैसे कि मोलरता, मोलरता का अगर हम फार्मूला की बात करेंगे तो मोलरता का फार्मूला होता है मोल बटे में आयतन, यानी ये तापमान पर प्रभावित होता है। ठीक है, यानी ये आंसर हमारा गलत है। मोलरता जो होता है मोल बटे में द्रव्यमान होता है और ये ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोल है द्रव्यमान है, इसीलिए आंसर हो गया। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी का अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग का जूम का जो है, आधा लोग जब वीडियो कॉलिंग पढ़ने का मतलब होता है कि आपके तरफ से आवाज आए, वैसा नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसी तरह से पढ़ा रहे हैं। आपको जो भी डाउट होगा आप हमको वीडियो कॉल करके या व्हाट्सएप से जैसे भी आपको पूछना होगा आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम पढ़ाएंगे।